देखो भाई, हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहे थे, ठीक है। मैंने बताया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई ऐसा मेथड नहीं है कि आप जनरल मेथड है कि भाई किसी भी इक्वेशन पे अप्लाई करो। हर इक्वेशन को अलग अलग टाइप के मेथड सोल्व कर सकते हैं, अलग अलग टाइप की इक्वेशन के लिए अलग अलग टाइप के मेथड अप्लाई करने पड़ते हैं। तो जैसे फर्स्ट चैप्टर में मैंने कुछ बताया, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करते हैं। ओडी में जो सेकंड चैप्टर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में या जीवनशन की बुक में, तो इसके अंदर आपने फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करनी है। सर उसके भी कुछ अलग अलग ट्रिक्स हैं। डी वाई बाई डी एक्स, एक तो इसका नाम हमेशा याद रखना जब तक ओडी पढ़ रहे हैं, इसका नाम पी है, ठीक है। ओवरऑल मैथमेटिक्स नहीं बोला मैंने कि पूरे मैथ में इसका नाम पी रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। नाम चेंज हो जाएगा, पीडी में कुछ और हो जाता है इसका मतलब। लेकिन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जब तक ओडी पढ़ रहे हैं तो आपको याद होना चाहिए व्हाट इज द डी वाई बाई डी एक्स, इसका नाम क्या है, पी। आपको ना भी बोला हो तब भी पता होना चाहिए कि डी वाई बाई डी एक्स का मतलब पी है, ठीक है। तो उसके बेस पे मैं कुछ क्वेश्चन सोल्व करवाता हूँ। जैसे इसके अंदर क्या है, जो फर्स्ट एक्सरसाइज दे रखी है आपको, इस टाइप के क्वेश्चन है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ही लिख लेता हूँ मैं एक्सरसाइज का, पी स्केयर माइनस 7p और ये प्लस का 12 है इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। जब इस प्रकार की डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करनी है, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जो सॉल्यूशन वर्ड है ना कि सोल्व करो, इसको सोल्व तो है ना हर जगह लिखा मिलता है, इंटीग्रल इक्वेशन को सोल्व करो, डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करो, मैट्रिक्स को सोल्व करो। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन? डिफरेंशियल इक्वेशन में सॉल्यूशन का मतलब है डेरिवेटिव को एलिमिनेशन करना है। अगर पॉसिबल है तो डेरिवेटिव को एलिमिनेट कर दो, डेरिवेटिव को ख़त्म कर दो, ठीक है। अब डेरिवेटिव कौन है, पी। तो अब इस प्रकार की अगर इक्वेशन दे रखी है तो आप पी निकाल लो, पी की वैल्यू। अब ये पी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पूरी एक्सरसाइज में, तो पी का सॉल्यूशन कैसे निकाल दें? फर्स्ट ईयर जो फर्स्ट सेम अलजेब्रा किया क्वाड्रेटिक फॉर्म का, या तो रूट कर लो, रूट नहीं होते तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्केयर माइनस 4ac/2a वो फार्मूला लगा लो। अगर वो नहीं अप्लाई होता, अगर थर्ड में है तो फिर एक हिट एंड ट्रायल मेथड लगा लो, फिर सिंथेटिक डिवीजन लगा दो, फिर अप्लाई कर लो। तो पी की वैल्यू निकालिए जैसे मर्जी। अभी यहाँ पी के फैक्टर हो रहे हैं, आपने देखे होंगे, ठीक है। यहाँ सोल्व करके निकाल लेना, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। पी की वैल्यू 3 और 4 दो वैल्यू आ गई, तो दोनों के लिए सॉल्यूशन करना पड़ेगा। पहले p की वैल्यू 3 मान ली और फिर p की वैल्यू 4 मान ली, यही वैल्यू आई है। तो यहाँ से p मैंने अभी याद करवा, p को क्या मान के चलोगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3। अब जब फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करनी है ना, देखो मैथ में फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करने के बेसिक 3 ही मेथड है, बाकी सारे मेथड वहाँ तक पहुँचाने के लिए होते हैं। बेसिक 3 कौन से? इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला जो +2 में किए थे तीनों, वही। एक होमोजीनियस जिसमें आप y को vx पुट कर लेते थे, ठीक है, जिसको होमोजीनियस मेथड बोलते हैं। एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला और एक सेपरेट वेरिएबल वाला, सेपरेशन वेरिएबल जो सबसे सारे dx के साथ x कर दो, dy के साथ y कर दो। यहाँ पर सेपरेट हो रहे हैं तो कर देते हैं सेपरेट, dy 3dx, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो, इसका डेरिवेटिव कट जाएगा, इसका इंटीग्रेशन 3x हो जाएगा प्लस c, एक साइड ले आओ 3x। एक इक्वेशन आ गई, दूसरी इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी। p की वैल्यू तो वही है, अब फिर सेपरेट कर दो, क्योंकि और ये सेपरेट नहीं हुए तो फिर वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला अप्लाई करना पड़ेगा। ये y हो गया, ये 4x हो गया प्लस c हो गया, इसको फिर इस साइड ले आओ इक्वल टू 0, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या करना आपने इस टाइप के क्वेश्चन में, पूरी एक्सरसाइज ऐसी है, p की वैल्यू निकालो। p की वैल्यू निकालने के बाद क्या करो, p की जगह डी वाई बाई डी एक्स करो तो सेपरेट हो जाएंगे। सेपरेट नहीं तो होंगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर वगैरह कोई मेथड अप्लाई हो जाएगा। p की वैल्यू निकालना, उसके ऊपर आपने बस सोचना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है सोलेबल फॉर x और सोलेबल फॉर y है। मैं सोलेबल फॉर x और सोलेबल फॉर y में डिफरेंस बता के आपको समझाता हूँ कैसे करने हैं। एक एक्सरसाइज है सोलेबल फॉर x और एक एक्सरसाइज है सोलेबल फॉर y। आप पेपर में हो सकता है आपको लिखा मिल जाए कि ये सोलेबल फॉर x है या ये फिर सोलेबल फॉर y है। अगर पेपर में ना लिखा मिले तो अब कैसे पहचानोगे, कौन सा मेथड अप्लाई करोगे, ये मैं आपको समझाता हूँ। जैसे y 2px, एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं आपके सामने, ये दे रखिए। अब x की वैल्यू सेपरेट, y की वैल्यू सेपरेट है, x दो जगह है, x को यहाँ पर इजीली सेपरेट नहीं किया जा सकता। अगर y की वैल्यू सेपरेट है
तो फिर ये सोलेबल फॉर y है, और x की वैल्यू सेपरेट है तो फिर सोलेबल फॉर y है। कई बार क्वेश्चन में ऐसे हो सकता है कि दोनों की वैल्यू सेपरेट हो सकती है। अगर दोनों की वैल्यू सेपरेट है फिर इसको सोलेबल फॉर x से करो या सोलेबल फॉर y से करो, फिर आपकी मर्जी है, ठीक है। और लिख रखे तो फिर उसी से करना है। अगर पेपर में मेंशन कर रखे ना कि सोल्व दिस क्वेश्चन सोलेबल फॉर x, तो फिर x वाला तरीका लगाना, y है तो y वाला। आपने क्या करना, दोनों साइड डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू x करना है, बोथ साइड डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगेगा, 2 तो कांस्टेंट है, x का 1 p एज इट इज प्लस 2x एज इट इज p का हो जाएगा dp बाई डी एक्स, क्योंकि x के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हो, x का तो 1 होगा ना, ठीक है। अब इसके ऊपर फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा, 2x स्क्वायर कर दिया p की पावर 4 एज इट इज, ठीक है। फिर x स्क्वायर एज इट इज p की पावर 4 का करोगे तो ये हो गया, और p का भी तो होगा ना, फिर डेरिवेटिव तो +2 लेवल से करने आते होंगे आपको, ये बन गया, ठीक है। अभी मैंने आपको पूरे पेपर में याद करवाया dy बाई डी एक्स, इसका मतलब क्या है p, तो इसकी जगह p पुट कर दो, इस p को उस साइड ले जाए, -p हो गया, 2p है, माइनस का p आ गया, 1p बच गया, तो इक्वल टू क्या बच गया 0, इक्वल टू 0 इस साइड की बजाय इस साइड लिख लो, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेफ्ट में लिखो या राइट में लिखो, ठीक है। अब ये देखो, ये p + 2x, अगर dp की अलग से, अब पता क्या करना है, इतना करने के बाद मैं पहले बता देता हूँ पूरे एग्जाम्पल और पूरे क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, आपने dp बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, चाहे वो फैक्टर करके निकले या वो जैसे मर्जी निकले, अलग से सेपरेट हो रहा है तो अलग से निकाल दो, जरूरी नहीं कि ऐसे ही फैक्टर करोगे, जैसे मर्जी निकाल दो, इस dp बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल दो, जैसे मर्जी निकाल दो, ठीक है। मान लो मैं आकर लेता हूँ इस फैक्टर को एज इट इज, इन दोनों में से जो भी कॉमन आता है कॉमन लेता हूँ, 2 कॉमन है दोनों में, x कॉमन है दोनों में, और p की पावर 3 कॉमन है दोनों में। ये कॉमन लेने के बाद यहाँ तो केवल p बच गया, यहाँ बच गया 2 बच गया, क्योंकि x कॉमन लिया, यहाँ पर x स्क्वायर है तो x बच गया, p की पावर 3 कॉमन लिया, कुछ नहीं बचा, ये dp बाई डी एक्स, ठीक है। अब ये ब्रैकेट दोनों में सेम हो गया तो पूरे ब्रैकेट को कॉमन ले दो, 2x dp बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ब्रैकेट पूरा कॉमन ले लिया, 1 बच गया, ऐसे कर दिया, ऐसे फैक्टर कर लो। ऐसे नहीं करने की जरूरत पड़े, अगर dp बाई डी एक्स की वैल्यू अलग से सेपरेट होती है तो अलग से निकाल लो। अब अगर ऐसे फैक्टर कर दिए, उस फैक्टर को छोड़ दो जिसमें dp बाई डी एक्स नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही समझा दिया था यहाँ से, जब यहाँ पर पहुँच गए इसकी वैल्यू पुट कर दी, आप चाहे फैक्टर करो जैसे मर्जी निकालो, मुझे dp बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए। जब मेरा टारगेट ही dp बाई डी एक्स की वैल्यू निकालना, तो इस फैक्टर को मैं क्यों, देखो इसका मतलब क्या है, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, बट इसको मैं 0 मान के क्यों चलूँगा जब इसके अंदर वो चीज़ है नहीं जो मुझे चाहिए। वैल्यू किसकी रिक्वायरमेंट है, किसकी चाहिए हमें, dp बाई डी एक्स की, और इसमें dp बाई डी एक्स है नहीं तो इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे ओनली, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे p 2x dp बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से dp बाई डी एक्स आ गया, उस साइड ले जाओ, -p बाई में 2x, ये हो जाएगा ना, ये वैल्यू आ गई। बस मुझे यही वैल्यू चाहिए थी dp बाई डी एक्स। अगर वो फैक्टर करने पड़े तो मैं फैक्टर कर दूंगा, मैं साफ कर देता हूँ इसको। अगर फैक्टर नहीं करने, डायरेक्ट निकल जाते हैं। अब क्या होगा, एक्सरसाइज के जब आप क्वेश्चन करोगे ना, कुछ क्वेश्चन के अंदर तो फैक्टर करने पड़ेंगे और कुछ के अंदर फैक्टर करने नहीं पड़ेंगे, डायरेक्ट निकल जाएगा, तो और अच्छी बात है, डायरेक्ट निकल जाए, हमें क्या करना उससे, हमें तो इसकी वैल्यू चाहिए बस। और सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, इसका मैंने पहले बताया, डेरिवेटिव खत्म करना है, और डेरिवेटिव की टर्म कौन है, p, तो p को जब एलिमिनेट हो जाएगा तब हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा, डेरिवेटिव नहीं बचना चाहिए। तो यहाँ से देखो दोनों वेरिएबल सेपरेट कर दो, या इस साइड लिए p, ठीक है। मैं बुक के अकॉर्डिंग ही करवा देता हूँ, जो आपकी बुक में है, 2 इस साइड रख लिया, 2 इस साइड रख लिया, और ये 2 को इस साइड रख लिया, इस साइड। वैसे तो ओडी के अंदर, पीडी के अंदर आंसर मैच करना कोई ज़रूरी नहीं, इनफाइनटली मैनी आंसर हो सकते हैं, कॉन्स्टेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं, इस साइड रखो या उस साइड रखो, फिर भी मैं क्योंकि सोल्ड आपकी बुक में एज इट इज मैच हो जाए बस इसलिए करवा रहा हूँ, ठीक है। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो, 2 एज इट इज, इसका क्या बन जाएगा log p माइनस log ऑफ x, ठीक है। आप जानते हो जब सब कुछ log में हो तो कॉन्स्टेंट भी log में मान लिया जाता है, log c। ये जानते हो जो आगे मल्टीप्लाई में पावर में चला जाता है, log अगर माइनस में हो, ये माइनस में ना, तो c बाई एक्स, दोनों साइड से log कट कर दो, c बाई एक्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ
पी स्केयर, ये किसकी वैल्यू आएगी, पी की। हमें क्या चाहिए थी, पी की, अभी किसकी आई, पी स्केयर की। दोनों साइड अंडर रूट कर दो तो पी की वैल्यू आ जाएगी, प्लस माइनस से लिख सकते हो, लिखना चाहो तो सी बाई एक्स, ठीक है। और पी का मतलब पूरे पेपर के अंदर पी का मतलब क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। तो प्लस माइनस अंडर रूट, सी अलग लिख लेते हैं अंडर रूट और अंडर रूट एक्स अलग लिख लेते हैं, ये हो गया। सेपरेट वेरिएबल कर दो क्योंकि डेरिवेटिव की टर्म एलिमिनेट करनी है ना, ये डी एक्स इस साइड हो गया। इंटीग्रेशन कर दो वाई, इसका इंटीग्रेशन अंडर रूट सी, ठीक है। अंडर रूट सी करोगे तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस लिखना चाहो लिख सकते हो, ना लिखना चाहो ना लिखो, क्योंकि दोनों ही आंसर है, प्लस वाला भी माइनस वाला भी। हमने कोई एक फाइंड आउट करना तो नहीं लिखना तो मत लिखो, आपकी मर्जी, लिखना चाहो लिख सकते हो, गलत नहीं है। कभी सोचोगे लिख दिया तो गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो ये लेंगे यहाँ पे, इसका क्या हो 1/2 पावर ऊपर जाएगी तो माइनस के 1/2 जो पावर होती है उसमें एक ऐड हो जाता है, इंटीग्रेशन करना तो आता है, 1/2 आगे आ जाएगा, प्लस में नया कॉन्स्टेंट ऐड कर दो C1 और आपका आंसर आ जाएगा। C1 इसने C1 स्क्वायर कर रखे, कुछ भी कर दो, C2 C3 स्क्वायर। तो इस प्रकार से, इसी प्रकार से अगर सोलेबल फॉर x होता तो सेपरेट वैल्यू क्या होती है x की, फिर क्या कर दो, डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू y। विद रिस्पेक्ट टू y करोगे, जैसे हमारा dx dy बाई dx आया था, अब उल्टा करोगे तो क्या आएगा, dx बाई क्या आएगा, dy। इसकी वैल्यू क्या मान रखी, p, तो इसकी क्या हो जाएगी 1/p, और फिर आगे प्रोसेस सेम है। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हो। फिर नेक्स्ट इक्वेशन है जो लैग्रेंज इक्वेशन है, ठीक है। लैग्रेंज इक्वेशन भी बिल्कुल सेम तरीके से करनी है। वो लैग्रेंज इसलिए नाम उसका दे रखा है, इसलिए क्योंकि वो स्पेशल टाइप के जो वेरिएबल सेपरेट करोगे ना, जब डी पी बाई डी एक्स की वैल्यू निकालोगे तो बिल्कुल एक तरीके से आती है, एक ही तरीका फॉलो होगा। जैसे मैं बता देता हूँ लैग्रेंज इक्वेशन किस टाइप की होती है। लैग्रेंज इक्वेशन जो आपकी वो है y इक्वल टू एक्स फंक्शन ऑफ p, यानी कि p की कोई भी टर्म हो और प्लस में होना चाहिए आपका फंक्शन ऑफ, अंदर फंक्शन ऑफ p। तो इस टाइप की इक्वेशन को क्या बोलते हैं, लैग्रेंज, ठीक है। ये लैग्रेंज इक्वेशन आपकी बुक में बस एक ही काम आएगी, इसके एग्जाम्पल सोल्व करके देखोगे आप, देख लेना सॉल्यूशन। बिल्कुल वैसे तो पहले वाला तरीका है, लेकिन इसमें क्या होगा देखना, मैं डिफरेंस समझाता हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस, अभी होता है ना कि लैग्रेंज अगर इसी तरीके से सोल्व करनी तो गिवन क्यों है। इससे पहले वाली एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज उठाओ, उसमें हमें डी पी बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, इसमें भी डी पी बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैग्रेंज इक्वेशन, ये लैग्रेंज नाम देने का बेनिफिट क्या है। जब पहले वाले में डी पी बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है ना, उसमें आप देखना सारे एग्जाम्पल, कभी तो सेपरेट होकर निकलेगी, कभी फैक्टर करने पड़ेंगे, कभी कुछ करना पड़ेगा, कभी सीधी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, अलग अलग तरीके से, अलग अलग फार्मूले से डी पी बाई डी एक्स की वैल्यू निकलेगी। बट लैग्रेंज में जो एक तरीके से निकल गई ना, जो भी सवाल लैग्रेंज के होंगे सब में तरीका वही फॉलो होगा। ये बेनिफिट अगर आपको लैग्रेंज याद है ना, तो आप देख सकते हो कि इस तरीके से निकलेगी डी पी बाई डी एक्स की वैल्यू। बाकी तरीका बिल्कुल सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है। जैसे एक्स सेपरेट दे रखे तो उससे आप निकाल सकते हो। जो लैग्रेंज इक्वेशन है, सॉल्यूशन करने का तरीका मतलब उसका सेम चलेगा सारे, बाकी वही है, y का डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, डी वाई बाई डी एक्स की जगह p पुट करोगे, डी पी की वैल्यू निकालोगे, सेपरेट वेरिएबल करोगे, सेम तरीका। लेकिन सारे लैग्रेंज के जितने भी सवाल होंगे ना, वो सारे सेम निकलेंगे, ठीक है। लैग्रेंज का एक पर्टिकुलर केस है क्लैरेंट। क्लैरेंट का जो है वो ईजी है बहुत ज़्यादा। क्लैरेंट सुनना कैसे होते हैं। क्लैरेंट इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एक्स पी। ध्यान से सुनना, यहाँ पर लैंग्वेज में फंक्शन ऑफ p था, मतलब p हो, p स्केयर हो, p क्यूब हो, साइन p हो, कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पर अकेला p होना चाहिए और प्लस में एनी फंक्शन ऑफ p। इसको बोलते हैं क्लैरेंट इक्वेशन। क्लैरेंट इक्वेशन की तो बस आपने पहचान करनी है। अगर आपको पहचान कर दी ना, फॉर सॉल्यूशन तो इसका बिल्कुल आसान है। जो p है ना, उसकी जगह a पुट कर दो, a इज कांस्टेंट, ठीक है। a पुट कर दो और एक a क्या होगा आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। जैसे मैं कुछ सवाल बताता हूँ आपको एक्सरसाइज के, बिल्कुल आसान है। देखो जैसे ये सवाल है क्लैरेंट का, एक सवाल बताता हूँ क्लैरेंट का जो अलग से होगा। ये सवाल है 7th क्वेश्चन एक्सरसाइज में, y इक्वल टू पी एक्स प्लस पी स्क्वायर।
तो आपने पहचान ली उसी टाइप की ना, पी एक्स होना चाहिए, वाई अकेला होना चाहिए, इस साइड पी कुछ भी हो, पी स्केयर, पी क्यूब, साइन पी, कोस पी, बस यहाँ पर एक्स वाई भी होने चाहिए। ठीक है, तो लिखोगे दिस इज क्लैरिट इक्वेशन सो फॉर सॉल्यूशन, जो मैंने ऊपर लाइन लिख रखी है, और पी की जगह क्या पुट कर दो ए, और आपका आंसर आ जाएगा। बस आ गया आंसर, बिल्कुल ईजी है ना ये तो। बस इसमें ये है कि कुछ इक्वेशन क्लैरेंट होती हैं लेकिन वो पहचान में नहीं आती कि ये क्लैरेंट है या नहीं है, तो वो आपने देखना पड़ेगा वो क्लैरेंट है कि नहीं है। जैसे थर्ड क्वेश्चन है कि इसमें y इज इक्वल टू पी एक्स माइनस पी बी और ए बाई बी, तो यहाँ से y पी एक्स माइनस बी पी खोल दिया है ब्रैकेट ए पी। देखो ध्यान से y अकेला है, पी एक्स है, ठीक है, यहाँ पर p का फंक्शन है ना, कांस्टेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं, b हो c हो कांस्टेंट कुछ नहीं, एक्स वाई में से कोई नहीं होना चाहिए। इस फॉर्म क्लैरेंट फॉर्म का तो लिखोगे सो क्लैरेंट फॉर्म। अब एक बात का ध्यान रखना आपने, एक कांस्टेंट क्या b और एक कांस्टेंट क्या c, दो कांस्टेंट यहाँ पर हैं, तो नया कांस्टेंट पुट करना, इन्हीं में से मत पुट कर देना। हमने वहाँ पर p इक्वल टू ए पुट कर लिया क्योंकि a कांस्टेंट था नहीं, तो अब नया पुट कर लेंगे, उसमें क्या नाम ही तो रखना, p इक्वल टू c कर लिया, लिख दिया वेयर c इज द आर्बिट्री कांस्टेंट, तो पुट करोगे तो क्या बन जाएगा y इक्वल टू सी एक्स माइनस सी बी प्लस ए बाई सी। बस आंसर आ गया आपका। तो क्लैरेंट में तो बस यही चीज़ है कि आपको पहचान आती है कि नहीं आती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज ऐसी है जो क्लैरेंट नहीं है बट कुछ पुट करके क्लैरेंट बनाई जा सकती है। पुट करने का कोई जनरल फार्मूला नहीं होता कि ये तरीका कि ऐसे पुट हो जाएगा, लेकिन आप जो पुट कर रखे उसके तरीके से अगर पुट करोगे वो क्लैरेंट बन जाएगी और फिर इजीली सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है आपकी वो सिंगुलर सॉल्यूशन के बारे में। सुना बच्चों, इसका जो सॉल्यूशन आता है पहले आपने समझना पड़ेगा, जो सॉल्यूशन आता है, सॉल्यूशन कैसे आता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब है इक्वेशन में से डिफरेंशिएशन को खत्म कर देना, डेरिवेटिव को एलिमिनेट कर देना। बट मैथ में डेरिवेटिव को एक ही ऑपरेशन एलिमिनेट कर सकता है, वो है इंटीग्रेशन। डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंटीग्रेशन तो आपने किया है तभी डेरिवेटिव खत्म हुए हैं। डेरिवेटिव को एक ही ऑपरेशन मैथ में एलिमिनेट कर सकता है, वो क्या है, इंटीग्रेशन। अगर आपने डेरिवेटिव को सोल्व किया है और डेरिवेटिव को खत्म कर दिया, आपने एलिमिनेट कर दिया, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, चाहे वो डायरेक्ट किया हो या किसी मेथड का यूज कर दिया हो, जैसे बोल दिया सर इसमें इंटीग्रेशन नहीं किया हमने, इसमें सीधा पुट कर दिया, सॉल्यूशन हो गया। सीधा पुट थोड़ा कर दिया, क्लैरेंट ने करके देख रखे था इंटीग्रेशन, उसने स्पेशल पर्टिकुलर टाइप निकाल रखी थी, तो इंटीग्रेशन तो किया है, हमने नहीं किया तो क्लैरेंट ने किया है, उसने हमें शॉर्ट ट्रिक बता दी। जो क्लैरेंट मैथमेटिशियन थे उन्होंने इंटीग्रेशन किया स्पेशल टाइप का और उन्होंने हमारे आंसर बता दिया। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है अगर डेरिवेटिव खत्म करने हैं तो। और अगर इंटीग्रेशन करना पड़ गया, ये आपको जानते हो जब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करना पड़े तो कांस्टेंट जरूर आते हैं। क्या आते हैं बच्चों, कांस्टेंट। तो जब कांस्टेंट आ जाए और सॉल्यूशन आ जाए तो उसको बोला जाता है सॉल्यूशन की, सोल्व कर दिया हमने। लेकिन जब सॉल्यूशन की कंडीशन पे से निकाल, वो जो कांस्टेंट आए, मान लो कांस्टेंट आ गया ए या बी या सी, एक कांस्टेंट, दो या तीन, जितने मर्जी कांस्टेंट आ गए, अगर उन कांस्टेंट की कुछ वैल्यू पुट कर दी जाए कंडीशन के द्वारा, कुछ वैल्यू पुट कर दी, भाई इसकी वैल्यू 2 है, इसको सेटिस्फाई करेगी, पुट कर दी, कहीं से भी निकल गई कंडीशन से, तो उसको बोला जाता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्या बोला जाता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। कौन होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जब सॉल्यूशन के अंदर कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दी जाए। ठीक है, अब व्हाट इज द सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन वो जब डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्यूशन सोल्व कर दिया जाए तो कांस्टेंट आ जाएंगे, जब कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दी जाए तब जो सॉल्यूशन आएगा उसको क्या बोला जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। और जब एक सॉल्यूशन हो, क्या हो, एक सॉल्यूशन और वैल्यू पुट करने से ना आया हो, मतलब सॉल्यूशन तो हो बट कांस्टेंट की वैल्यू पुट नहीं करी, वैसे ही आया है वो, तो उसको बोला जाता है सिंगुलर सॉल्यूशन। क्या होता है सिंगुलर सॉल्यूशन, ए सॉल्यूशन विच नॉट ऑब्टेन फ्रॉम जनरल सॉल्यूशन बाय पुटिंग सम वैल्यू ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट। वैल्यू पुट करने से ना आया वो वैसे एलिमिनेट कर दो मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा के, तो वो सॉल्यूशन सिंगुलर। अब सिंगुलर सॉल्यूशन क्या हो गया, जो सॉल्यूशन तो हो बट वैल्यू पुट करने से ना आया हो, तो आपको पता है ये सॉल्यूशन हो भी सकता है ना भी हो, इसलिए सिंगुलर सॉल्यूशन का एग्जिस्ट करना कोई ज़रूरी नहीं। सिंगुलर सॉल्यूशन एग्जिस्ट भी कर सकता है और डज नॉट एग्जिस्ट भी कर सकता है। आपके यहाँ डिस्क्रिमिनेट के तरीके से दिखा रखे हैं, आप एक बार करके देखना, नहीं आया तो मैं करवा दूंगा। ठीक है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ बता देना मेरे को। ओके, थैंक यू। करा दिया।